At the end of the First World War, the League of Nations was formed in order to establish world peace. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो जो लीग ऑफ नेशंस था वो इसलिए बनाया गया था ताकि दुनिया में शांति कायम कर जा सके. बट द फैक्ट दैट द वर्ल्ड वॉर 2 occurred meant that the League of Nations was a failure. लेकिन जब दूसरा वर्ल्ड वॉर भी हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लीग ऑफ नेशंस बना था वो उतना सफल नहीं रहा, वो एक पूरी तरह से फेलियर रहा. At the end of World War II, on 24th October 1945, the United Nations was established with the purpose of peace, security and coexistence in the world. जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ 24 अक्टूबर 1945 को, तो जो यूनाइटेड नेशंस था वो एस्टैब्लिश किया गया इस पर्पज से कि ताकि दुनिया के अंदर पीस, सिक्योरिटी और कोएग्जिस्टेंस रह सके. इट्स हेडक्वार्टर्स वाज टू बी इन द न्यूयॉर्क, और ये जो उसके हेडक्वार्टर था वो जो है न्यूयॉर्क में था. America's effort to establish United Nations had already begun from the time it joined the Second World War. अमेरिका की जो कोशिश थी कि यूनाइटेड नेशन स्टैब्लिश किया जाए ये तब से शुरू हो गई थी जब उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हाथ मिलाया था. द अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट मेड 4 important announcements regarding freedom while giving his message to the American Congress with the intention of human freedom, peace and security. उस समय जो अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे उन्होंने 4 मुख्य अनाउंसमेंट किए आज़ादी को लेकर, जब वो अपना मैसेज दे रहे थे अमेरिकन कांग्रेस को, और उस समय उनकी मंशा ये थी कि ह्यूमन फ्रीडम, पीस और सिक्योरिटी इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाए. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इकोनॉमिक फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम फियर, ये 4 जो है उन्होंने अनाउंसमेंट किए. पहला था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट, यानी कि इंसान को सोचने और बोलने की जो है आज़ादी मिलनी चाहिए. फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म को लेकर आज़ादी मिले, आर्थिक तौर पर आज़ादी मिले, और जो एक डर के माहौल में वो जी रहा है उससे उसको बाहर निकलने की आज़ादी मिले. लेटर प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एंड द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल prepared an 8-point agreement while they were on a ship in the Atlantic Ocean, which later came to be known as Atlantic Agreement. बाद में जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे और जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल थे उन्होंने एक 8-point एग्रीमेंट बनाया जब वो शिप पे थे अटलांटिक ओशियन में, और फिर बाद में इसको जो है नाम दिया गया अटलांटिक एग्रीमेंट का. The agreement include matters like maintaining freedom and sovereignty of each nation, peace and security, social and economic welfare and disarmament. ये जो एग्रीमेंट था इसमें वही सब मुद्दे शामिल थे कि फ्रीडम और सोवरेनिटी हर नेशन की मेंटेन करी जाए, पीस, सिक्योरिटी, सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर, साथ ही साथ डिसआर्मामेंट यानी कि कोई वेपन का इस्तेमाल ना हो. Then the foreign ministers of Britain, America, Russia, China met in Moscow for world peace, which came to be known as मॉस्को डिक्लेरेशन. फिर ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना और रशिया के, ये सब मॉस्को में मिले वर्ल्ड पीस के लिए, और फिर बाद में इसको नाम दिया गया मॉस्को डिक्लेरेशन का. इन नवंबर 1943 3 सुपर पावर्स हेल्ड अ कॉन्फ्रेंस इन तेहरान. नवंबर 1943 में 3 सुपर पावर्स जो थी उनकी कॉन्फ्रेंस हुई तेहरान के अंदर. द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 50 नेशंस प्रिपेयर्ड द एग्रीमेंट फॉर द यूनाइटेड नेशंस एट वॉशिंगटन. जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे 50 नेशंस के, उन सब ने एक एग्रीमेंट तैयार किया यूनाइटेड नेशंस के लिए वॉशिंगटन में सितंबर 1944 में. ऑन अक्टूबर 24, 1945 द 51 मेंबर नेशंस डिक्लेयर्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस. 24 अक्टूबर 1945 को 51 मेंबर्स के जो नेशंस थे इन्होंने सब ने मिलकर एक यूनाइटेड नेशंस जो है उसको एस्टैब्लिश किया. इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, इंडिया भी इसका हिस्सा था. सिंस देन 24th October is celebrated as United Nations Day all over the world. तब से 24 अक्टूबर को जो है यूनाइटेड नेशंस डे मनाते हैं पूरी दुनिया में. प्रेजेंटली 193 नेशंस आर द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस. इस वक्त लगभग 193 नेशंस जो हैं इस यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं. ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. द स्ट्रक्चर अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस टू अचीव इट्स एम इंक्लूड 6 ऑर्गन्स. अब ये जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया था यूनाइटेड नेशंस के लिए या ताकि अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल किया जा सके, उसमें 6 ऑर्गन्स बनाए गए. पहला था जनरल असेंबली, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथा था ट्रस्टीशिप काउंसिल, पांचवा था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और छठा था सेक्रेटरीट. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड एट हेग, नीदरलैंड. ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये हेग में है, नीदरलैंड के अंदर. All other councils are situated in New York, America. बाकी से जितने भी काउंसिल्स हैं वो सब न्यूयॉर्क में है, अमेरिका के अंदर. एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस. अब यूनाइटेड नेशंस में जो ऑर्गन्स हैं उनकी क्या गतिविधियां हैं. पहला है जनरल असेंबली.
द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज द जनरल असेंबली। जो सबसे बड़ा ऑर्गन माना गया है यूनाइटेड नेशंस का वो है जनरल असेंबली। इट इंक्लूड्स द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल मेंबर नेशंस। सारे के सारे मेंबर नेशंस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इसके अंदर आते हैं। एवरी नेशन कैन सेंड मैक्सिमम 5 रिप्रेजेंटेटिव्स टू दिस। हर नेशन से 5 मैक्सिमम रिप्रेजेंटेटिव जो है इस असेंबली में आ सकते हैं। बट ड्यूरिंग इलेक्शन ओनली 1 वोट ऑफ ईच कंट्री इज काउंटेड। लेकिन जब इलेक्शंस होंगे तो हर कंट्री का सिर्फ 1 वोट ही माना जाएगा। इट कैन डिस्कस, एडवाइस, सजेस्ट और रिकमेंड ऑन एनी मैटर रिलेटेड टू द इंटरनेशनल रिलेशंस। यहाँ इस असेंबली में डिस्कशन हो सकता है, सलाह दी जा सकती है, सजेशंस दिए जा सकते हैं, या फिर कोई भी मैटर जो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड हो उस पर जो है रिकमेंडेशन किए जा सकते हैं, मशवरे दिए जा सकते हैं, सिफारिश करी जा सकती है। इट एक्सेप्ट्स द बजट प्रेजेंटेड बाय द सेक्रेटरी जनरल एवरी ईयर एंड एलोकेट द एक्सपेंसेस। ये जो है उस बजट को एक्सेप्ट करता है जो कि सेक्रेटरी जनरल द्वारा हर साल बताया जाता है और फिर बताते हैं कि किस किस को कैसे खर्च करना है। इट attempts to find solutions to the economic problems of the nations, human rights, disarmaments और other national matters। यहाँ पर जो है solutions भी निकाले जाते हैं जो भी आर्थिक प्रॉब्लम्स होती हैं नेशंस की, ह्यूमन राइट्स को लेकर हो, डिसआर्मामेंट को लेकर हो या फिर और कोई इंटरनेशनल मैटर्स हो। डिसीजंस आर टेकन बाय 2/3 मेजॉरिटी इन जनरल मैटर्स। और ज़्यादातर जो डिसीजन लिया जाता है वो जब 2/3 मेजॉरिटी होती है जनरल मैटर्स में तभी जो है फिर कोई डिसीजन लिया जाता है। दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ये भी जो है यूनाइटेड नेशंस का बहुत अहम हिस्सा है। देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स इनटू दिस। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इसके। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और चाइना। अदर 10 countries are not permanent members. They are elected for the term of 2 years by the General Assembly. बाकी और जो 10 कंट्रीज हैं वो इसकी परमानेंट मेंबर नहीं है, वो जो है हर 2 साल के टर्म के लिए जनरल असेंबली द्वारा चुनी जाती हैं। दिस काउंसिल एंजॉयज ट्रेमेंडस पावर्स इन ऑर्डर टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये जो काउंसिल है ये हर बार जो है वो इसके पास बहुत सारी ऐसी ताकत है जिससे ये इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकता है। It solves the problems and disputes of the nations peacefully through negotiations and mediations. ये जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं आपस में नेशंस के, उनको बातचीत के थ्रू या मध्यांतर के थ्रू जो है या कोई बीच में पढ़ के उसको शांति से सॉल्व कराने की कोशिश करता है। When any permanent member does not vote in support of some important international matter, it cannot take a decision on that. जब कोई परमानेंट मेंबर जो है सपोर्ट में वोट नहीं डालता है कोई इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मैटर के ऊपर तो फिर डिसीजन नहीं लिया जा सकता। दिस पावर ऑफ 5 परमानेंट मेंबर्स इज कॉल्ड वीटो और राइट टू डिनाई। ये जो पावर होती है 5 परमानेंट मेंबर्स की इसे बोलते हैं वीटो और राइट टू डिनाई, मतलब आपको नहीं पसंद आया तो आप मना भी कर सकते हैं। रशिया हैज यूज्ड दिस वीटो पावर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम और रशिया ने अपनी इस वीटो पावर का कई बार इस्तेमाल किया है। तीसरा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। दिस काउंसिल इज ऑल्सो कॉल्ड इकोसॉक। इस काउंसिल को इकोसॉक भी कहते हैं। द जनरल असेंबली अपॉइंट्स ऑफ इट्स रिटायरिंग मेंबर्स फॉर 3 years। जनरल असेंबली जो है 3 साल के लिए जो है मेंबर्स को अपॉइंट करती है। दिस काउंसिल ट्राइज टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड विदाउट एनी बायस ऑफ रिलीजन, कास्ट और रीजन। ये काउंसिल की क्या कोशिश रहती है कि जो नेशंस हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो ऊंचा उठाया जाए बिना किसी भेदभाव के, चाहे धर्म को लेकर हो, कास्ट को लेकर हो या एरिया रीजन को लेकर हो। दिस काउंसिल एंड इट्स सब काउंसिल वर्क्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये जो काउंसिल है या इसकी जो सब काउंसिल्स हैं वो पूरी दुनिया में काम करते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये मेनली काम करता है टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। लोगों की सेहत, स्वास्थ्य का ध्यान रखता है पूरी दुनिया में, इसके लिए उसके लिए काम करता है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्क्स टू एस्टैब्लिश फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ये इसलिए काम करता है ताकि एक फाइनेंशियल तौर पे स्थिरता बनी रहे पूरी दुनिया में। फिर है FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। helps to improve agricultural production, forestry and fisheries and raise the nutrition level। अब FAO का काम होता है कि जो भी एग्रीकल्चरल तौर पे प्रोडक्शन हो रहा है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए, जंगल हैं, फिशरीज हैं या जो न्यूट्रिशन लेवल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाया जाए, उनका लेवल उठाया जाए। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, वर्क्स टू प्रोवाइड राइट्स एंड जस्टिस टू लेबरर्स ऑफ द वर्ल्ड। जो भी लेबर होती है दुनिया में उसकी जो हक है, उसका जो न्याय दिलाना है उसके लिए ILO काम करती है। यूनिसेफ
यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड, अब इसको ये नाम दे दिया गया है। Undertakes the child welfare activities to improve the health of the children of the world by providing neutral food and education. अब ये क्या करते हैं, बच्चों की भलाई के लिए काम करते हैं ताकि बच्चे जितने भी दुनिया में हैं उनकी सेहत को जो है सुधारा जा सके, उनको अच्छा स्वास्थ्य फूड खाना दिया जा सके और साथ ही साथ उनको पढ़ाई लिखाई भी कराई जा सके। फिर है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वर्क्स टू इम्प्रूव द कोऑपरेशन बिटवीन नेशंस by removing illiteracy, raising the standard of the living of the people through education, providing justice, education, science and cultural resources. अब इसका काम क्या होता है कि ये जो है नेशंस के बीच में जो कोऑपरेशन है उसको बेहतर बनने की कोशिश करवाती है। पर जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको एक तरह से पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा जोर देना, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको पढ़ाई लिखाई के माध्यम से ऊंचा उठाना, न्याय दिलवाना, शिक्षा का काम करना, विज्ञान का काम करना और साथ ही साथ जो सांस्कृतिक रिसोर्सेज हैं उनका सबका एक तरह से लेवल इम्प्रूव करना। बिसाइड दीज देयर आर सब काउंसिल्स एंड रीजनल काउंसिल्स विच अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज़। इसके अलावा सब काउंसिल्स और रीजनल काउंसिल्स होते हैं जो और भी कई अलग अलग तरह की गतिविधियाँ करती हैं। फिर है ट्रस्टीशिप काउंसिल, देयर आर 5 परमानेंट मेंबर नेशंस इन दिस काउंसिल। इस काउंसिल में भी 5 परमानेंट मेंबर नेशंस हैं। The representatives selected by the General Assembly are included here. इसमें जो जनरल असेंबली द्वारा रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट किए जाते हैं वो शामिल हैं। It oversees matters pertaining to nations that have not acquired independence and are under some previous mandate. जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये उस मैटर पे ध्यान देते हैं उन नेशंस से रिलेटेड जिनको अभी तक आज़ादी नहीं मिली है या कुछ पहले से जो मैंडेट चला आ रहा है उसके अंडर वो काम कर रहे हैं। Also nations defeated in the Second World War as well as its social, economic, political development. साथ ही साथ वो ये भी देखती है कि उन नेशंस को जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार गए थे, साथ ही साथ उनका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक डेवलपमेंट कैसे किया जाए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इट्स हेडक्वार्टर इज इन द सिटी ऑफ हेग, नीदरलैंड। अब ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसका हेडक्वार्टर हेग, नीदरलैंड में है। देयर आर 15 जजेस इन इट, इसमें 15 जज हैं who are appointed for 9 years और 9 साल के लिए जो है अपॉइंट होते हैं। It solves disputes between nations, give verdicts on international disputes, present before it and gives legal advice. ये जो है नेशंस के बीच के जो मसले होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, अपने डिसीजंस देते हैं इंटरनेशनल डिस्प्यूट पे जो उनके सामने लाए जाते हैं और अपनी लीगल तौर पे सलाह भी देते हैं। फिर है सेक्रेटरीट, द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज कॉल्ड अ सेक्रेटरीट। जो ऑफिस है सेक्रेटरी जनरल का यूनाइटेड नेशंस के उसको बोलते हैं हम सेक्रेटरीट। द जनरल असेंबली अपॉइंट्स द सेक्रेटरी जनरल फॉर 5 years। जो जनरल असेंबली है वो सेक्रेटरी जनरल को 5 साल के लिए अपॉइंट करती है। सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, असिस्टेंट्स, ट्रांसलेटर्स एंड एक्सपर्ट्स आर ऑल्सो अपॉइंटेड टू हेल्प द सेक्रेटरी जनरल। अब इसके अलावा जो सेक्रेटरीज हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, असिस्टेंट हो गए, ट्रांसलेटर्स हो गए और एक्सपर्ट्स, ये सब जो है अपॉइंट किए जाते हैं ताकि सेक्रेटरी जनरल को मदद कर सकें। द सेक्रेटरीट इज सिचुएटेड इन द न्यूयॉर्क, और ये जो सेक्रेटरीट है कि न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशंस हैड कॉन्स्टेंटली बीन मेकिंग एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड यूनिटी एंड टू अचीव द ड्रीम ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो ये जो यूनाइटेड नेशंस है ये लगातार कोशिश कर रहा है कि एक तरह से दुनिया में शांति स्थापित हो, दुनिया में एकता हो और साथ ही साथ एक जो सपना है कि सब के बीच में भाईचारा हो उसको अचीव करने की पूरी तरह से कोशिश में लगा हुआ है। तो ये था आपका चैप्टर। अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन। बाय।